After taking the different types, say that amorphous as well as the crystalline. Now we are coming on the crystalline solids and their types. That is the types of the crystalline solid. देखिए एमरफस को समझ लिया, क्रिस्टलाइन को समझ लिया, डिफरेंसेस को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि चार अलग अलग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऑल दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी है। अब वो कैसे चेंज होता है वो भी हम लोगों को देखना है। से So first we are taking that the arrangement of the ionic particle. हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट बना दिया, कंपैरेटिव कॉलम्स बना दिए ताकि हम लोगों को वो चारों सॉलिड्स को कंपेयर करने के लिए इजी जाए। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई। अगर हम लोग आयोनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करें तो दैट सी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नथिंग, they are the ions that may be a cation or that may be an anion. आयोनिक सॉलिड अगर होता है तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस ही होते हैं, either this that cations as well as the anion. So it's very simple. अगर हम लोग मेटेलिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की अगर बात अगर करें तो that say that these are metallic solids that is to be made or say that constituent particles are the metal atom. In case of the covalent solid, they are the non-metallic atom. Non-metal atom होते हैं, while in say that molecular solids, all the molecules they are the constituent particles. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंसेस के कारण ही उसके प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा हम लोगों को चेंज मिलता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे। अगर यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर आयंस होते हैं, कैटायंस एज वेल एज द एनायंस, then what type of the force of attraction that will be there? उसमें force of attraction कैसे होगा? All these are constituent ions that will be bonded together. तो उसमें जो force of attraction होगा that will be the electrostatic force of attraction. Only because of the electrostatic force of attraction, all the ions that binds together and to form the molecule, that crystal or that form the ionic molecule. बराबर है। जो आयोनिक क्रिस्टल जो फॉर्म होता है वहां पे जो आयंस होते हैं, ऑल दीज आयंस दैट बाइंड्स टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड बोला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तो बनता है बट दैट आयोनिक बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर करें तो यहां पे देखिए, यहां पे मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक सॉलिड के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट द मेटेलिक बॉन्ड्स दैट अक्यूमुलेट, दैट मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो वहां पे क्रिस्टल को तैयार करते हैं। ऑल दीज आर द मेटेलिक बॉन्ड्स। वो कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। Therefore, in the covalent solid, all the covalent bonds that will be responsible, while in the molecular solid, say that the force of attraction, that is the van der Waals force of attraction that will be there. अगर molecular solids अगर होते हैं तो that these are molecular solids that show that is the force of attraction, where these are force of attraction is the van der Waals force of attraction. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। भाई अगर मेटेलिक बॉन्ड्स की अगर बात अगर करें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? कोई भी मेटल, इट इज रिलेटेड विद द मेटल कर्नल, जिसको कहा जाता है। मेटल कर्नल का मतलब ही होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई मेटल की अगर बात अगर करें तो दैट्स सी मेटल कर्नल, दैट दीज आर द आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेटेलिक आयंस जो हो गए दैट दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अगर Fe की अगर बात अगर करें तो यहाँ पे अगर Fe होगा तो इसके ऊपर ये दो पॉजिटिव चार्ज होंगे। कोई भी अगर पॉजिटिव होगा तो Fe के अगर होंगे तो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे। बराबर है। Where all these metallic kernel जो मेटल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो sea of electrons के अंदर में होते हैं। Where there is the sea of electrons, see that this is the sea of electron। बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? समुंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है और उसके अंदर में मेटेलिक कर्नल्स होते हैं।
और वहां पे जो बॉन्ड बनता है दैट से, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके कारण वो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मेटेलिक कर्नल का जो मतलब ये होगा कि दैट से दैट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्लियर, समझ में आ रही है? Then we come on the next one, that is the melting temperature as well as the boiling temperature। चारों भी सॉलिड्स की अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी अगर करें तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं दैट शो दैट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर एज वेल एज द बॉइलिंग टेम्परेचर दैट इज द हाई कंपैरेटिवली। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उसमें भी हाई होता है। अब अगर वो कोवेलेंट सॉलिड अगर होता है तो कोवेलेंट सॉलिड में मेल्टिंग टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इट्स अ वेरी हाई। क्यों तो वहां पे जो बॉन्ड्स होते हैं दैट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले कार्बन कार्बन, यहाँ पे ग्राफाइट हो गया, बराबर है, ग्राफाइट का फॉर्मेशन हो गया, सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो गया, दीज आर द वेरियस फॉर्मेशंस। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट सी उसको सेपरेट करने के लिए हम लोगों को एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, एंड दैट्स व्हाई दैट मेल्टिंग टेम्परेचर एज वेल एज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस दैट इज वेरी हाई। सो आयोनिक सॉलिड में हाई, मेटेलिक सॉलिड में हाई, कोवेलेंट सॉलिड में दैट इज वेरी हाई, एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं that is the lower because the van der Waals forces are there. That's why that the melting temperature that becomes low. Clear? Then we come on the conductance कि भाई इसके अंदर में कंडक्टेंस कैसे होगा। सोडियम क्लोराइड, अगर मैं प्योर सोडियम क्लोराइड की बात अगर करूं तो दैट इज द बैड कंडक्टर। प्योर सोडियम क्लोराइड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर कंडक्टर की अगर बात अगर करें, प्योर सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो दैट इज द बैड कंडक्टर। But as soon as these are sodium chloride that will be dissolved inside the water, immediately that we get the conduction। यानी उसके जो molten state बोलो जाए तो aqueous state में अगर देखा जाए तो that we get here that is the conductance। प्योर स्टेट में नहीं मिलेगा। प्योर स्टेट में जब होगा तो आयंस कैरी नहीं करेगा वो, देयर विल बी नो माइग्रेशन ऑफ आयंस, और माइग्रेशन करने के लिए वहां पे उसको मीडियम चाहिए करके वो मेल्टेड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में या तो एक्वियस स्टेट में आपको यहाँ पे कंडक्टेंस बताएगा। बराबर है। अगर प्योर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो दैट इज बैड कंडक्टर। इन देयर मोल्टन स्टेट इट कंडक्ट्स, while in the metallic solid that the conductivity or the conductance जो होगा that will the very high, it is only because of the metallic bond। then in the covalent solid so that is low, and the molecular solid that is also low। क्लियर। अगर हम लोग ये चार पॉइंट्स की अगर बात करें देन से दैट इज द सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट वी हैव बीन टेकन। अगर आयोनिक सॉलिड अगर होता है तो सोडियम क्लोराइड लो, पोटेशियम क्लोराइड लो, कैल्शियम फ्लोराइड लो, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ से दैट इज द आयोनिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक सॉलिड की अगर बात करें तो कोई भी मेटल, आयरन मेटल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ऑल दैट इज द मेटल्स और दैट इज द मेटेलिक सॉलिड्स। वैसे इन द कोवेलेंट सॉलिड we get the examples like graphite, बराबर डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, all these are the examples। then molecular solid में अगर देखें तो कोई मॉलिक्यूल H2O, CO2, P4, I2, एसिड, सल्फर मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल हो गया, आयोडीन हो गया, all these are the say that is molecular solids। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है? Now let us classify crystalline solids। Crystalline solids can be classified into 4 different categories depending upon the type of constituent particles and the nature of attractive forces operating between them. They are: first one, molecular solids; second one, ionic solids; third one, covalent or network solids; and the last one, metallic solids. Firstly, let us take up molecular solids. In molecular solids, the constituent particles are molecules. Let us consider metallic solids. In metallic solids, the constituent particles are metal ions and free electrons. Metals have a tendency to lose electrons and becomes positively charged ions. These group of positively charged metal ions are called as kernels, and the electrons can easily flow throughout the metal crystal like water in the sea. These mobile electrons are attracted by the positively charged ions and holds these ions together. The attractive force that holds the kernels and the mobile electrons
in the metallic solid is called as metallic bond. Due to the presence of strong metallic bonds, the metallic solids have high melting points and boiling points. The free electrons in these solids are responsible for high electrical and thermal conductivities of metals. In fact, the color of certain metals are also due to the presence of these free electrons. Some of the examples of metallic solids are copper, iron, aluminium, silver, etc. Let us discuss about ionic solids. In ionic solids, ions are the constituent particles. In these solids, there is a three-dimensional arrangement of cations and anions that are held together by strong electrostatic force of attraction. As a result, these ions are not free to move and are closely packed, and hence these are hard and brittle solids. Ionic solids possess high melting and boiling points. Being ionic in nature, these solids are soluble in polar solvents like water, but insoluble in non-polar solvents like ether. Ionic solids act as insulators in solid state, but in aqueous solutions or in molten state, they act as a very good conductor of electricity. Here, the question is, why are ionic solids very good conductors in the molten state and not in the solid state? In ionic solids, the electrical conductivity is due to the movement of the ions. However, in the solid state, the ions are in fixed positions and they are not free to move. However, in molten state or aqueous solutions, the individual ions are free to move. And when potential difference is applied, these ions act as a charge carriers and become good conductors of electricity. Some of the examples of ionic solids are sodium chloride, zinc sulfide, magnesium oxide, cesium chloride, etc. Now, let us discuss about covalent solids. These are crystalline solids in which the constituent particles are non-metal atoms linked to adjacent atoms by covalent bonds throughout the crystal structure. As a result, network of covalent bonds are formed. Due to large network of covalent bonds, these solids are also known as network solids. These solids are very hard and brittle and have extremely high melting and boiling points. These covalent solids, due to the absence of free ions, act as bad conductor of electricity. One of the most common examples of covalent or network solid is diamond, where Now once we know all these characteristic properties, अब हम लोगों को और एक प्रॉपर्टी की बात करना है जो कि क्रिस्टल के बारे में, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो पता है, लेकिन उसमें भी दो टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वन इज नोन एज द आइसोमॉर्फिज्म एंड अनदर इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, पॉलीमॉर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है. देखिए, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस है लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है. देखिए, अलग अलग सब्सटेंसेस है लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है. सब्सटेंसेस आर डिफरेंट बट देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सेम. Then that such type of the structure they are known as the isomorph. क्या होता है, substances are different, molecules अलग अलग है, लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, एक समान है. उसके एटॉमिक रेशियोज की अगर बात करें तो दैट से दैट वी आर गेटिंग द सेम रेशियो इन बोथ द सब्सटेंसेस. मैं एग्जांपल की बात करता हूं, से दैट इज द सोडियम फ्लोराइड
and the magnesium oxide. These are the two chemicals. These are the two different substances. Sodium fluoride is different and the magnesium oxide is different. लेकिन ये दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो दैट एग्जिबिट्स दैट इज द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है. उसका रेशियो की अगर बात अगर करें तो सोडियम दैट कैरी द 1 एंड द एफ दैट कैरी द 1 एटॉमिक रेशियो यहां पे भी मिलता है, व्हाइल इन द एमजीओ दैट आल्सो वी गेट दैट इज द 1:1 रेशियो. यहां पे एक एग्जांपल दिया है सोडियम NaNO3 एंड द CaCO3. अगर हम लोग यहां पे देखें तो सोडियम दैट इज द 1, नाइट्रोजन दैट इज द 1 एंड द ऑक्सीजन दैट इज द 3, यानी ये मॉलिक्यूल के अंदर में 1:1:3 ऐसा एटॉमिक रेशियो है. अगर वो दूसरा स्ट्रक्चर अगर होता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें भी 1:1:3 है. दैट मीन्स दैट दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सब्सटेंसेस अलग अलग है भाई, सब्सटेंसेस अलग है, लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? सेम. दैट एग्जिबिट्स द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. देयरफॉर दैट crystal that is known as the isomeric, that is the isomorphism. This is the isomorphic crystal structure. बराबर. दो अलग अलग सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक समान होता है. क्लियर? That is known as the isomorphism. Then we are taking the another type of the crystal structure, that is polymorphism. Polymorphism में क्या होता है भाई? एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. जैसे पहले हम लोगों ने क्या बोला? अलग अलग मॉलिक्यूल्स है लेकिन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है. अब क्या होगा? मॉलिक्यूल एक लेकिन उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग. आपको पता है कार्बन के अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स है. कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म हम लोग ग्राफाइट बोलते हैं, हम लोग डायमंड बोलते हैं, फुलरिन बोलते हैं. ऑल दीज आर द वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन. यानी एक ही कार्बन है, कार्बन एक ही है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है. एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स है ये. सो दैट सी द सब्सटेंस which shows the different crystal structures. Let's say that is the polymorphism, that is the single substance exist in the two or more forms. उसके जो forms होते हैं वो अलग अलग form. Substance एक ही है but it exhibits in the different forms. Two or more forms are there and that's why this is known as the polymorphism. Examples are there. Calcium carbonate, देखिए CaCO3, यहाँ पे आपको calcite and the aragonite. These are the crystal structure. कंपाउंड कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट. सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट है लेकिन उसके दो या दो से ज्यादा फॉर्म होते हैं. एक होता है कैल्साइट फॉर्म में भी वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और उसके एरागोनाइट में भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है. वेरी सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिलिका, if you are talking about the silica, then we are getting the three different forms of the silica. One is the alpha quartz, then the beta quartz and the another that is the crystobalites. See that these are the three forms of the silica. बराबर है? These are the various forms of the silica. So that is the single substance that exists the two or more different forms that becomes, that is the polymorphism. कार्बन की अगर बात करें तो डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, all these are the various structures, allotropic structures माने जाते हैं. Clear? So these are the crystal structure. What is the isomorphism and what is the polymorphism? बराबर है? आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आते हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट दीज आर द टू डिफरेंट सब्सटेंसेस बट दैट कैरीज दैट इज द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. देन दिस टर्म इज नोन एज द आइसोमॉर्फिज्म एंड से दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म where say that the single substances which exists in the two or more forms, that is known as the polymorphism. Clear? समझ में आ रही है?